कहां से आई ये बात? मैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ठीक है, अब कहीं मैं सुन रहा हूं कि ये जो है जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसके अंदर भी कहीं डिस्कस हुई थी बात, ये फिर वहां से भी कुछ आए सुझाव, वहां से निकला। इसका जो ड्राफ्ट था वो ड्राफ्ट मतलब फाइनल रिपोर्ट आने से पहले जो ड्राफ्ट था वो कमेटी के सामने गया था, जो एजुकेशन और चाइल्ड वेलफेयर इनको लेकर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है ना, तो उसमें 8 मार्च 2025 को 8 दिसंबर 2025 को उसमें कमेटी के सामने ये गया था और दिग्विजय सिंह उसके चेयरमैन है। हैरानी इस बात पे कांग्रेस के दिग्विजय सिंह उसके चेयरमैन है और सभी दलों के सांसद उसमें हैं, बड़े बड़े चेहरे भी है उसमें। हैरानी इस बात की थी कि वहां भी इन सारे पहलुओं पे रेड लाइन करने के बजाय सिर्फ ये बताया गया है कि एक तो जो जातिगत भेदभाव है उसका जो डिफिनेशन और ज़्यादा ब्रॉडर होना चाहिए, और दूसरी चीज़ की ओबीसी को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि पॉलिटिकली सूट करता है सबको, वहाँ पे उन लोगों ने बहुत आसानी से शामिल करा लिया। ये सही बात है कि कोर्ट के बार बार आप देखें तो 2019 के बाद खासतौर पर इसमें बहुत ज़्यादा तेजी आई थी, लेकिन 2012 का जो रेगुलेशन था उसको बहुत एफिशिएंट नहीं माना गया, खासतौर पर रोहित वेमुला खुदकशी के बाद। हालांकि सौरभ, डिस्क्रिमिनेशन कैसे कैसे हो सकते हैं या आरोप कैसे कैसे लग सकते हैं, रोहित वेमुला वाला मामला तो खुद उसकी एक नज़ीर समझ में आता है। उनका सुसाइड लेटर अगर आप पढ़िए तो उसमें एक लाइन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इस तरह के भेदभाव के चलते उन्होंने सुसाइड किया। वो सारे उनके सेंटेंस एकदम से अलग हैं कि मैं अपने आप को बहुत खाली महसूस करता हूं, मैं प्रकृति से कैसे ऐसे नहीं कर पाता। बाकायदा उस लेटर में ये भी लिखा हुआ है सुसाइड नोट में कि मेरे किसी दोस्त या दुश्मन को इसके लिए कोई टारगेट ना किया जाए। मतलब एबीवीपी के साथ अगर उनका कुछ टसल था, उस टसल के चलते आप उसको इस तरह का चश्मा दे के पूरे देश में वितंडा खड़ा कर दें। और जो पुलिस ने उसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट जो दाखिल की वहां पे बीजेपी की सरकार तो है नहीं, वहां पे तो कांग्रेस की सरकार। और जब ये मामला हुआ था रोहित वेमुला खुदकशी का मामला, तब वहां पे टीआरएस की सरकार। और क्लोजर रिपोर्ट में सौरभ है कि कहीं से इस तरह की कोई साक्ष्य नहीं पाए गए कि लगा होगा उनके साथ जात का। वहां तक जाएंगे तो ज्यादा लंबी कहानी हो जाएगी कि भाई नहीं, वहां तक जाना इस लिहाज से कि ऐसे ऐसे अगर आप गलत आरोप लगा के वितंडा खड़ा करें, हाँ, कि वो अपने आप में उदाहरण है मिसयूज का। हाँ, मैं उस संदर्भ में बता रहा हूं। लेकिन मुझे बताइए कि भाई इसमें फाइनल कलम किसकी चली? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा सरकार बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा या यूजीसी से कहा? इसमें पार्लियामेंट्री कमेटी की कब इसके अंदर आना होता है, कब इसमें सरकार इन्वॉल्व होती है, और फाइनली तो यूजीसी के हाथ से निकला। मतलब हर तरीके से यूजीसी का यह फैसला है। और जो एचआरडी मिनिस्टर के अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडी है, पार्लियामेंट्री कमेटी तो तमाम तरह की सिफारिश करती है। कितनी सिफारिश को माना जाता है? वो उस रूप में नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी की चर्चा आप सिर्फ इस रूप में कह सकते हैं कि भाई वहां इतने बड़े बड़े लोग थे, उनको भी ये कैसे नहीं समझ में आया कि इसमें प्रथम दृष्टया इस रेगुलेशन को देखें तो इतने सारे लूपहोल नजर आते हैं। एक वाक्य जोड़ दें, यूजीसी का लगभग 1.5 साल से कोई चेयरमैन नहीं है, वाइस चेयरमैन नहीं है। एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक अधिकारी यूजीसी को देख रहा है। तो ये यूजीसी की आड़ लेकर यूजीसी ने कर दिया और हमको नहीं मालूम था, ये तो पॉसिबल नहीं है। यूजीसी मंत्रालय किस मंत्रालय? ये बात मैं क्लियर करना चाह रहा। और आगे देख लीजिए इसके प्रोविजंस जो है, आप जवाबदेही जो है उसके लिए कहा गया है कि अगर कैंपस में भेदभाव होता है तो सीधे वीसी या प्रिंसिपल जिम्मेदार होगा। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर पहली बैठक और 15 दिनों के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट, देरी होने पर संस्थान पर कार्रवाई। और इक्विटी स्क्वाड और हेल्पलाइन जो है वो बनाया जाएगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी नियमों का पालन नहीं करती है तो यूजीसी उनकी डिग्री देने की शक्ति छीन सकता है। मतलब इतने पीनल प्रोविजंस हैं अगर संस्थान में इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो ये बहुत हार्ड बाइंडिंग नियम है। हर कोई आदमी ऐसा नहीं, संस्थान की डिग्री देने की शक्ति छीन लेंगे। इससे बड़ा क्या कर सकते हैं? लेकिन ये जांच नहीं करेंगे कि शिकायत सही है कि गलत। अब सवाल यही है। और इसमें जो है एससी, एसटी, ओबीसी जो है, इनको आरक्षित वर्ग का बेसिकली इसमें जांच कमेटी में होना अनिवार्य किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस जांच कमेटी में सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा गया कि नहीं होगा। लेकिन डेफिनेशन में कहीं जांच कमेटी के सामान्य वर्ग शब्द इस्तेमाल नहीं है, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी है। अब क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, क्या कोई ऐसा रैम्पेंट भेदभाव है? क्या कोई ऐसी देश के सामने इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी जिसका जो है इतने सख्त कानून के साथ, सख्त नियमों के साथ ही सामना किया जा सकता था? देखिए, हायर एजुकेशन में कितने लोग हैं जो ज्वाइन किए हैं दिल्ली, ये पूरे देश भर में? तो वो आंकड़ा आपको मिलेगा 4.4 मिलियन, यानी 4.5 करोड़ के आसपास। 4.4 तो 44 लाख हो गया सर। नहीं,
44 मिलियन, ओके, ठीक, 4.5 करोड़ के 4.5 करोड़ के आसपास। इतने बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट वगैरह, हायर एजुकेशन का मतलब हुआ कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हमारा, वो 28% के आसपास है भारत में, और उसमें से भी 28% जो ग्रेजुएट ज्वाइन करते हैं। भारत के पूरे जो 10th क्लास में से छंट करके ग्रेजुएट से ऊपर 4.5 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। 4.5 करोड़ पढ़े। 4 करोड़ बच्चों में से, ऐसे तो बड़ा कहने में अच्छा लगता है कि 118% इंक्रीज हो गया, 378 केसेस रिपोर्ट किए गए। अब आप उस 378 को 4.4 करोड़ से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना बनता है? 84 केसेस आउट ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ में 84 केस बन रहा है, ठीक है ना? तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना 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 परसेंटेज पर आकर के ये केस हो रहा है। यानी कि 1 करोड़ में 84 लोग जो है वो भेदभाव से पीड़ित हैं।